नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आ गई है। इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसके लिए योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम क्या है, फिजिकल क्या होगा, इन सब के बारे में एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में देखेंगे। इसके लिए योग्यता, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, फिजिकल, इन सब के बारे में एक-एक करके देखेंगे। उसके बाद एसआई के बारे में देखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस बार जो वैकेंसी आई है दोस्तों, इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। तो इस बदलाव के बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन आवेदन तिथि के बारे में बताया गया है। 15/4/2024 से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 14/5/2024 है, 14 मई 2024 है। 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। संशोधन की तिथि यहाँ पर दी गई है दोस्तों, 15/5/2024 से 24/5/2024 तक। 15 मई 2024 से 24 मई 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पद का नाम दिया गया है कांस्टेबल, और 7वें सीपीसी में पे लेवल यहाँ पर लेवल 3 है। प्रारंभिक वेतन 21,700 रुपये है। चिकित्सा मानक B1 है। उम्र यहाँ पर बताया गया है 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। उम्र में दोस्तों छूट भी दी गई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपाय के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है। 18 से 28 वर्ष जो इसमें लिखा गया है, इसमें 3 वर्ष की छूट शामिल है। ठीक है। और यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी को जो अलग से छूट मिलती है, वह छूट भी अलग से दी जाएगी इसके अलावा, 18 से 28 वर्ष के अलावा। ठीक है। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुल रिक्तियों की संख्या दोस्तों 4208 है। 4208 पद हैं केवल कांस्टेबल के लिए। एसआई के लिए दोस्तों अलग है, कांस्टेबल के लिए अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रमुख चीजें हैं केवल उसी को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। परीक्षा के चरण के बारे में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। परीक्षा जो आपका होगा, सबसे पहले परीक्षा होगा, और परीक्षा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, जिसे सीबीटी कहा जाता है। इस पर आधारित होगा। सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरुष या महिला भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रत्येक संवर्ग में रिक्तियों की जो संख्या है 10 गुना, रिक्तियों की संख्या के 10 गुना सीमा तक शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी, शारीरिक मापन परीक्षण पीएमटी और दस्तावेज सत्यापन डीबी के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नकारात्मक अंकन भी होगा दोस्तों, 1/3 का इसमें नकारात्मक अंकन भी है। इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक करके डिटेल में यहाँ पर देखेंगे सभी चीजों को। आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर कांस्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष तक है, और छूट के बाद 18 से 28 वर्ष तक है। ठीक है। और डिटेल में यहाँ पर बताया गया है उम्र के बारे में। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, उनके लिए 5 वर्ष की अलग से जो छूट मिलती है, वह छूट इसमें मिलेगी। ठीक है। तो 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट है। अन्य छूट भी यहाँ पर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं दी गई हैं। देखिए दोस्तों, कांस्टेबल के लिए 10th पास इसमें मांगा गया है। ठीक है। कांस्टेबल के लिए 10वीं पास इसमें शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं। तो 10वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क यहाँ पर 500 रुपये है सभी वर्ग के लिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 250 रुपये है। भर्ती प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। पहला चरण है दोस्तों कंप्यूटर आधारित टेस्ट। सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। दूसरा चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मापन परीक्षण, जिसे पीईटी और पीएमटी कहा जाता है। तीसरा है दस्तावेज सत्यापन, जिसे डीबी कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 चरणों में आपकी भर्ती संपन्न होगी। तो इसे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के बारे में बताया गया है। परीक्षा का जो स्तर है दोस्तों, यह 10वीं स्तर का होगा, मैट्रिक स्तर का होगा। और सीबीटी का जो पैटर्न और पाठ्यक्रम है नीचे दिया गया है। इसमें दोस्तों लिखा गया है कुल अवधि 90 मिनट की होगी। 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा जो सीबीटी मोड पर होगा, और प्रश्नों की कुल संख्या 120 होगी। यहाँ से आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। 90 मिनट का एग्जाम होगा, टाइम यहाँ पर 90 मिनट मिलेगा, और प्रश्नों की संख्या 120 है।
उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या कटौती नहीं की जाएगी। और गलत उत्तर के लिए यहाँ पर 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और कई शिफ्ट में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यीकरण भी किया जाएगा। ठीक है। पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल यहाँ पर 35%, एससी और एसटी के लिए 30% है न्यूनतम पास प्रतिशत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीबीटी में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा। ठीक है। सीबीटी के लिए पाठ्यक्रम प्रश्न बहुविकल्पी उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को कवर करने की संभावना है। तो किन किन विषयों से प्रश्न पूछा जाएगा और किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। बहुविकल्पी टाइप का पेपर आपका होगा। सबसे पहले यहाँ पर अंक गणित है। अंक गणित 35 अंक का होगा। इसमें जो टॉपिक है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। संख्या प्रणाली से प्रश्न पूछा जाएगा। पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी आदि पर प्रश्न होगा। तो अंक गणित का यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 35 अंक का। ठीक है। इसके बाद दूसरा विषय है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यह भी 35 अंक का होगा। इसमें समानताएं और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और चित्र वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन, निष्कर्ष, सिलोजिस्टिक तर्क आदि। तो यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है। सामान्य जागरूकता से 50 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता जो होगा दोस्तों यह 50 अंक का होगा। इसमें टॉपिक दिया गया है प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। परीक्षण में भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, कला और संस्कृति से, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी और शारीरिक माप पीएमटी के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है पीईटी के लिए मानदंड क्या होगा। कांस्टेबल पुरुष के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 1600 मीटर की दौड़ होगी। इसके लिए समय 5 मिनट 45 सेकंड का दिया जाएगा और लंबी कूद 14 फीट की होगी, ऊंची कूद 4 फीट की होगी। यह दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बताया गया है 800 मीटर की दौड़ होगी। इसके लिए समय 3 मिनट 40 सेकंड का दिया जाएगा और लंबी कूद 9 फीट की होगी, ऊंची कूद 3 फीट की होगी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों पीएमटी के लिए मानदंड यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए। यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहाँ पर पुरुष की जो हाइट है पुरुष की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर है। ठीक है। और यहाँ पर गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा, कुमायूनी और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणी के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों चेस्ट के बारे में बताया गया है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी श्रेणी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, बिना फुलाए 80 होना चाहिए। एससी एसटी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर 76.2 सेंटीमीटर से 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा इन सब के लिए यहाँ पर 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों दस्तावेज सत्यापन डीबी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में एक एक करके आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। अब इसके बाद दोस्तों एसआई की बात कर लेते हैं। एसआई के बारे में क्या प्रक्रिया होगी, तो चलिए एसआई के बारे में देख लेते हैं। पद का नाम है उप निरीक्षक। 7वें सीपीसी में पे लेवल है लेवल 6। प्रारंभिक वेतन 35,400 रुपये है। चिकित्सा मानक B1 है।
आयु सीमा 20 से 28 वर्ष है, जिसमें 3 वर्ष की छूट भी शामिल है। कुल रिक्तियों की संख्या 452 है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते हुए चलिए। परीक्षा का चरण, इसमें भी दोस्तों सबसे पहले सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, जैसा कि कांस्टेबल में होगा उसी प्रकार से एसआई में भी होगा। इसमें भी रिक्तियों की संख्या के 10 गुना सीमा तक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा शारीरिक दस्ता परीक्षा के लिए और डीबी के लिए। इसमें भी नकारात्मक अंकन 1/3 का होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आयु सीमा इसमें बताया गया है दोस्तों, पहले 20 से 25 वर्ष था, वर्तमान में दोस्तों 3 वर्ष की छूट दी गई है, तो 20 से 28 वर्ष उम्र सीमा यहाँ पर हो गई है। और अन्य छूट जो दी जाती है यहाँ पर दिया गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट है, अन्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर छूट अलग से दी गई है, आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों स्नातक है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। एसआई के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, स्नातक है। यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। पहला चरण है कंप्यूटर आधारित टेस्ट, दूसरा है शारीरिक दस्ता परीक्षा पीईटी और शारीरिक मापन परीक्षण पीएमटी, दस्तावेज सत्यापन डीबी। 3 चरणों में यहाँ पर भर्ती होगी, जैसा कि कांस्टेबल में होगा ठीक उसी प्रकार से एसआई में भी होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, परीक्षा का असर स्नातक स्तर का होगा, एसआई के लिए है दोस्तों, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए। सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम, कुल अवधि 90 मिनट है और कुल प्रश्नों की संख्या 120 है। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 120 है। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा या कटौती नहीं की जाएगी, और गलत उत्तर के लिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। और कई शिफ्ट में आयोजित सीबीटी के लिए अंकों का सामान्यकरण भी इसमें किया जाएगा, जैसा कि कांस्टेबल में किया जाएगा ठीक उसी प्रकार से एसआई में भी होगा, ठीक है। सीबीटी के लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है। प्रश्न दोस्तों बहुविकल्पी उत्तरों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। यहाँ पर पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों के बारे में बताया गया है। पहला विषय है अंक गणित। अंक गणित से 35 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक है दोस्तों संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग, क्षेत्र मिति, समय और दूरी आदि पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा विषय है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इससे भी दोस्तों 35 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें दोस्तों टॉपिक दिया गया है एनालॉजीज, समानताएं और अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और चित्र वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, सिलोजिस्टिक तर्क आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद तीसरा है सामान्य जागरूकता। इससे 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों का उद्देश्य उम्मीदवारों के आसपास के पर्यावरण और समाज के लिए इसके अनुप्रयोग के बारे में सामान्य जागरूकता का परीक्षण करना होगा। वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। परीक्षण में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, सामान्य विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सिलेबस के बारे में बता दिया गया। इसके बाद है दोस्तों शारीरिक दस्ता परीक्षा पीईटी और शारीरिक माप पीएमटी। पीईटी के लिए मानदंड यहाँ पर दिया गया है। उप निरीक्षक पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, इसके लिए 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। लंबी कूद 12 फीट की होगी, ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच की होगी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों 800 मीटर की दौड़ है, इसके लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा। लंबी कूद 9 फीट, ऊंची कूद 3 फीट है। पीएमटी के लिए मानदंड यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर है। एससी एसटी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा, कुमायूनी और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 163 सेंटीमीटर है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दोस्तों चेस्ट के बारे में बताया गया है। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, बिना फुलाए 80 होना चाहिए। एससी एसटी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठाओं, डोगरा के लिए यहाँ पर 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है 1600 या 800 मीटर स्पर्धा के लिए केवल एक ही मौका दिया जाएगा, ठीक है। और शेष स्पर्धाओं अर्थात लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए उम्मीदवारों को प्रत्येक को 2 मौके दिए जाएंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों दस्तावेज सत्यापन डीवी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एसआई के बारे में भी और कांस्टेबल के बारे में भी डिटेल में आपको एक एक करके बता दिया गया है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस बार दोस्तों क्या बदलाव किया गया है, चलिए इसे भी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेलवे आरपीएफ भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, जोनवार बोर्डवार पदों का विवरण नहीं चलेगा पता। इसमें दोस्तों लिखा गया है रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और उप निरीक्षक पद के लिए निकाली गई भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। रेलवे की ओर से आरपीएफ में कांस्टेबल और उप निरीक्षक पदों पर जारी की गई अधिसूचना में इस बार जोन अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड वार रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं दिया गया है, यानी किस जोन में कितने पदों पर कांस्टेबल और उप निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये भर्ती सेंट्रलाइज तरीके से की जा रही है और अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए सीधे आवेदन करना होगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे की आवश्यकता अनुसार पदस्थापित किया जाएगा। अब तक रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती के लिए जोन अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड के स्तर पर रिक्त पदों का ब्यौरा जारी किया जाता था। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार अपनी पसंद के जोन में नौकरी के लिए आवेदन करते थे, लेकिन इस बार व्यवस्था बदल दी गई है। अब चयनित अभ्यर्थी को भर्ती के समय देश भर के किसी भी जोन में नियुक्ति दी जा सकेगी। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित महिला अभ्यर्थी होंगी। अब तक महिला अभ्यर्थी भर्ती के लिए अपने पास के जोन को चुनती थीं ताकि वे अकेले रहकर भी सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से नौकरी कर पाएं, परंतु अब उन्हें घरों से दूर जाकर भी नौकरी करनी पड़ सकती है। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों को भी अपने घरों से दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव किया गया है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।